अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर सादिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपका गुज़िश्ता हफ़्ता बहुत अच्छा, स्मूथ और खुशियों से गुजरा होगा। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में हम उसको फ़ेस करते हैं और हमारी बेएहतियाती हमें कितनी बड़ी मुश्किलात में डाल सकती है। हम लोग बात करेंगे आज पोस्चर की, और जो पोस्चर हमारी लाइफ के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाज़रीन, हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं। हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है ये छोटी छोटी बोन्स का बना हुआ है जिन्हें हम वर्टिब्रास कहते हैं, और लगभग देयर आर 33 वर्टिब्रास मेकिंग द वर्टिब्रल कॉलम। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक। सर्वाइकल जो है वो वर्टिब्रास हैं जो कि हमारी गर्दन से रिलेटेड होती हैं। थोरेसिक वो हैं जो हमारे पीछे से रिब केज के साथ हैं। उसके बाद लंबर हैं जो कि 5 हैं, और फिर पेरिसेक्रल हैं, दे आर 24। इसके बाद एंड के अंदर कॉक्सिजियल वर्टिब्रा आती है जो कि एक ट्रायंगुलर शक्ल के अंदर है। बॉडी का ज़्यादातर वेट जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा वो बेयर करता है। ये वर्टिब्रास छोटी छोटी हड्डियाँ या मोहरे जिनको आप कहते हैं, ये आपस के अंदर जुड़े हुए हैं कार्टिलेजिनस डिस्क के, यानी कि जिसे हम वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। हम ये आज बात करेंगे। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सादिया मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते भी डॉक्टर साहिबा को हमने दावत दी थी और हम लोगों ने इनसे डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल की थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर सादिया। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है पोस्चर, कि हमारा राइट पोस्चर क्या होना चाहिए। क्योंकि देखा ये गया है कि बच्चे जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर वो बुढ़ापे में आते हैं तो बैक एक और बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो हमें आ जाती हैं, जिनको हमारे गलत पोस्चर की वजह से आम तौर पे देखा गया है कि गलत पोस्चर है, वर्टिब्रास के ऊपर जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट तकलीफ़ें वर्टिब्रल कॉलम के अंदर उनकी डीजेनरेटिव चेंजेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, वक्त से पहले आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो हम आमतौर पे बैक एक कहते हैं, इसका हमारे वर्टिब्रल कॉलम के पोस्चर से कितना ताल्लुक़ है? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो बताया स्ट्रक्चर्स के बारे में, जी जी, तो उसमें देखिए जो लोअर हमारी वर्टिब्री हैं जिनको मोहरे कहते हैं, जी जी, लंबर और सेक्रल, वो मैक्सिमम वेट ब्रंट लेते हैं बॉडी का, अपर बॉडी का। तो ज़्यादा लो बैक एक की शिकायत होती है लोगों को। अब पोस्चर जो नॉर्मल है हमारा बॉडी का, देखिए बैलेंस होना चाहिए राइट और लेफ़्ट साइड में। ठीक। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी अगर सेंटर में रहेगी, आप जाहिर है कि अगर सीधे रहेंगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बीच में रहेगा तो दोनों तरफ एक जैसा प्रेशर पड़ता है। अगर एक तरफ को वो लैग करेगा तो दूसरी साइड को उसको बैलेंस करने के लिए मसल्स को, लिगामेंट्स को जी काम करना पड़ता है। अब आपने वर्टिब्री की जिक्र किया, ये वर्टिब्री जो है इनके साथ मसल्स होते हैं अटैच्ड, लिगामेंट्स होती हैं, इनमें नर्व्स होती हैं जो गुजरती हैं हर वर्टिब्री के दरमियान में से। इसके अलावा इसके बीच में डिस्क होती हैं जो कुशन करती हैं इनको। डिस्क में भी तकलीफ़ हो सकती है पोस्चर की वजह से, लेकिन ज़्यादातर तकलीफ़ें जो हैं वो मसल्स और लिगामेंट्स में होती हैं। अब कुछ तो ये भी हम कह सकते हैं कि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि आपकी हमारी जो कि मूवमेंट्स होती हैं सारा दिन, उसकी वजह से कुछ वेयर एंड टेयर तो होगा, लेकिन कुछ वाकई पोस्चरल करेक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें कि ज़्यादा देर अगर आप बैठे रहें सारा दिन तो उससे हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि लो बैक एक की शिकायत इतनी कॉमन है कि मोर देन 85% ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 60 उनको कम से कम एक एपिसोड लो बैक एक का ज़रूर होता है लाइफ में। तो ये इसलिए हम प्रॉपर पोस्चर जो है इसकी एडवाइस करते हैं, ठीक, ताकि वेट जो है वो इक्वली डॉक्टर साहब, अगर आप ये आमतौर पे देखा गया है बैक एक जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं उनके अंदर बहुत कॉमन पाई जाती है, तो वो क्या इसलिए कि वो बैठे होते हैं, या उनको स्ट्रेट होके बैठना चाहिए, या विदाउट जिसे कहते हैं एनी स्पोर्ट? देखिए हमारी जो नॉर्मल स्पाइन है जी वो जी, बिल्कुल, लोगों का ख्याल है शायद बिल्कुल सीधी, वो सीधी नहीं है, उसमें नॉर्मल कर्वेचर्स हैं, उनको मेंटेन करना होता है जी हमें। जी, और वो कर्वेचर्स अगर एक्सटेंड हो जाएं या एग्जैजरेट हो जाएं
तो उनके साथ जो मसल्स और लिगामेंट्स लगी हुई हैं उन पे स्ट्रेन आता है, या वो स्ट्रेच होती हैं या वो शॉर्टन होती है एक साइड की जिधर आप कंट्रैक्शन कहते हैं, तो उसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, टियर आ सकता है। तो आपने बात की कंप्यूटर में बैठने की, तो ऑफिस वर्कर्स जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लंबे टाइम के लिए बैठना है और रोज़ाना का काम है, उसमें ये चीज़ देखने को आई है कि बैक एक का मसला होता है। तो इसमें एक तो यह है कि बैक को सपोर्ट बहुत चाहिए। स्लाउच जब करते हैं आगे तो आपकी बैक की सपोर्ट खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। दूसरा आपने देखा होगा कि आगे होकर बैठते हैं, पीछे टेक लगाते हैं, लेकिन लोअर बैक जो है उसकी सपोर्ट नहीं रहती। राइट, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि वो सैग करेगी। ठीक। तीसरा इसमें ये चीज़ है कि आपकी जो नीज़ का लेवल है वो आपके हिप्स के लेवल से बराबर होना चाहिए। ओके। तो कुर्सी को इस तरह एडजस्ट करें, या एडजस्टेबल कुर्सी हो कि उसमें क्योंकि अगर वो ऊपर भी होगी तो वो प्रेशर ज़्यादा आएगा, वेट उस पर आएगा, और अगर वो नीचे जाएगा तो भी। तो ये एंगल्स का कुछ ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ में, हम इस पे एजुकेशन यानी डॉक्टर साहब आपके कहने का मकसद है कि जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो हमारे पास प्रॉपर कंप्यूटर चेयर होनी चाहिए जिस पे बैठने की, जिसकी कि प्रॉपर सपोर्ट हो, कम से कम एडजस्टेबल हो, हाइट के हर यूज़र के हाइट के मुताबिक वो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि हर एक की हाइट्स में फ़र्क है। जी जी बिल्कुल। तो आप इक्विपमेंट को तो हर एक के लिए अलग इक्विपमेंट तो नहीं ला सकते। दूसरी चीज़ जो है, सामने कंप्यूटर जो मॉनिटर है वो आपके आई लेवल पे हो। अगर ऊपर होगा तो आपकी गर्दन ऊपर होगी, आपकी सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेन आएगा, अगर नीचे होगा तो आप नीचे देखेंगे तो उसमें आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे अगर ज़्यादा टाइम तक इस तरह पोजीशन में रहें और लंबे अरसे तक, तो इनसे तकलीफ हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ये तो एक हमने देखा कि जो कंप्यूटर पे लोग काम कर रहे होते हैं, हत्ता कि जो बैक एक है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर जो हमारी लेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो हाउस वाइफ्स हैं, ये जो वर्क भी कर रही होती हैं। इसके अलावा ये जो वेट उठाते हैं लोग, मेरा ख्याल है उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ आप इस पर रोशनी डालेंगे? जी हाँ, इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो एज के साथ ये बढ़ती है, क्योंकि यंग एज में मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इलास्टिसिटी भी लिगामेंट्स में अच्छी होती है, तो वो इतना अफेक्ट नहीं करता। जैसे जैसे 30 के बाद और स्पेशली 40 के बाद ये बढ़ता आता है। ख़ासतौर पे अगर लॉन्ग टर्म बैठे रहें आप एक ही पोजीशन में और ब्रेक्स ना लें, इसके लिए शॉर्ट ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे आपने बात की कि जो स्ट्रेनस वर्क करते हैं, वज़न उठाने का, कुछ ऑक्यूपेशंस जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज का ना करना, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं, उनके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते। तो वो अगर एकदम से क्या वेट उठाएंगे या पोस्चर ऑकवर्ड पोस्चर में जाएंगे तो उनको चोट लगने का या मसल स्ट्रेन होने का ज़्यादा चांस है। तो ये जो हमारी लेडीज़ हैं घर की, इनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी कि वो एक्सरसाइज भी करें, विटामिन डी वगैरह भी लें, कैल्शियम भी लें? जी, विटामिन डी, कैल्शियम तो देखिए एक 50 के बाद तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है जी बिल्कुल हमारे, तो उसमें तो बिल्कुल है, लेकिन यंग एज में इतना वो नहीं है। यंग एज में आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करें, एक मूवमेंट रखिए, क्योंकि आजकल सेडेंटरी लाइफ है ना। आप देखिए मशीनों ने ज़िंदगी आसान कर दी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आजकल एक और डॉक्टर साहब वो होता था, जैसे हमारे बचपन में हमारी माएँ कहा करती थी या बड़े बूढ़े कहते भाई सीधे होके चलो, स्टैंड स्ट्रेट। तो जब हम सीधे खड़े होते हैं बनिस्बत इसके कि जब हम झुक के खड़े होते हैं, तो उस पर भी वर्टिब्रास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता होगा, वेट पड़ता होगा। बिल्कुल, वो माएँ ठीक कहती थी, वो तो शायद इसलिए कहती थी कि अच्छे लगोगे, जी 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 बिल्कुल जी जी। लेकिन अगर आप नोट करें तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं जी। ये लोग, यू फील कॉन्फिडेंट। हाँ बिल्कुल, यू फील कॉन्फिडेंट। वैसे भी अगर आप किसी का पोस्टर देखें तो लोग उस पर जज भी कर लेते हैं कई दफ़ा, लेकिन फिजिकल अगर उसकी बात करें आप तो बिल्कुल स्ट्रेन आता है आपकी। देखिए बैक, लोअर बैक जो है वो आपकी अपर बॉडी का वेट ले रही है, तो जब आप स्लाउच जब आगे करते हैं तो वेट आपकी अपर बॉडी का बढ़ जाता है, क्योंकि लीवर इफेक्ट आता है। ये बिल्कुल सही, नॉर्मल फिजिक्स है ना, सिंपल। तो फॉर एवरी एंगल जो आप स्लाउच कर रहे हैं, आप अपने बैक, लो बैक पे वेट बढ़ा रहे हैं, तो वो लेके आप फिर रहे हैं। तो ये तो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की है नाजरीन। जैसे डॉक्टर साहबा ने अभी बताया है कि जितना आप क्राउच करते हैं तो आप अपनी लोअर वर्टिब्रेस के ऊपर वेट उतना ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। हैंस ये कि आप उनको ज़्यादा वो कंप्रेस होंगी और जल्दी वो डीजेनरेट करेंगी, बजाय बनिस्बत इसके कि आप अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, सीधा होके खड़ा हों या सीधा होके चलें, ताकि आप जितना आप सीधा होंगे या सीधा अपने आप को बैक को स्ट्रेट रख के चलेंगे तो उतना ही आपकी बैक की जो वर्टिब्रास हैं, लोअर बैक की वर्टिब्रास, उन पे वेट कम पड़ेगा।
जी डॉक्टर साहब। जी एग्जैक्टली इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि पोस्चर एकदम से तो चेंज नहीं हो सकता, बचपन से अगर करवाया जाए तो उस तरह रहता है। लेकिन इसमें जो मैं एडवाइस करूँगी, अगर आप पोस्चर अपना चेंज करना चाहते हैं तो एकदम से मत कीजिए, क्योंकि उसमें ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है कि आपको, चूंकि आपके मसल्स अब यूज टू हैं एक पोस्चर के, अगर आप उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके मसल्स दूसरी पोजीशन में मे बी यू विल फील द पेन। तो इसका तरीका मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि आप दिन में किसी टाइम, थोड़े टाइम के लिए पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर वापस उसी अपने रिलैक्स पोस्चर में आइए, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटल चेंजेस लाइए। तो इसी तरह मेरे ख्याल हम अपनी हाउस वाइफ्स को भी ये एडवाइस करेंगे कि वो घर में जब काम कर रही होती हैं, जब वज़न उठा रही होती हैं, या जैसे वो लॉन्ड्री करने लगी हैं या डिश वॉशर के अंदर डिशेस निकाल रही हैं, कर रही हैं, तो उनको भी अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए और थोड़ा सा नीज़ को बेंड करके वेट उठाना चाहिए प्रॉबेबली। जी, वेट उठाने का जो प्रॉपर तरीका है वो यही है कि आप नीज़ पे बेंड हो, क्योंकि अगर आप अपने वेस्ट पे बेंड होंगे तो आप देखिए आपका जो अपर बॉडी का वेट है वो भी शामिल हो जाएगा उस वेट में जो आप उठा रहे हैं। आप नीज़ पे जब बेंड होते हैं, जो बैक स्ट्रेट, तो बैक पे वेट नहीं आ रहा, लेग्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। और कीप द वेट क्लोज टू योर बॉडी, ये भी है, क्योंकि वरना वो लीवर इफेक्ट से वो फिर अगेन वेट जो है लोड उसका ज़्यादा होगा। ये चीज़ें तो नाज़रीन, ये तो सिंपल फिजिक्स है। आपने देखा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आप नीज़ को बेंड करके करें, बिकॉज आप जितना अपने आप को स्ट्रेट रखेंगे, आपकी कमर के ऊपर वो जो अगर 1 किलो की चीज़ है तो आपकी कमर यूँ फील करेगी जैसे प्रॉबेबली यू आर लिफ्टिंग 5 kg ऑफ वेट। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि जस्ट बेंड योर नीज़ जब आपने कोई वेट उठाना हो, फिर डॉक्टर साहब आराम से उसको उठाया जाए। जी बिल्कुल, और उसमें एक चीज़ का और ख्याल रखें कि जिस तरफ आपने वेट लेके जाना है अमूमन उसी डायरेक्शन में उठाइए, क्योंकि अमूमन मुड़ते हुए आप कमर ट्विस्ट कर लेते हैं। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। तो इवन इफ यू हैव टू टर्न, तो मेक श्योर कि आप अपनी लेग्स पे टर्न करें। तो ये भी एक एहतियात है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए बेध्यानी तो हो जाती है, और ये भी है कि एक आध दफ़ा करने से नहीं होता, लेकिन रोज़ाना देखिए आप हमारे कामों में, इवन ऑफिस में जिनका मेजर जॉब वेट लिफ्टिंग या चीज़ें उठाना नहीं है, बट स्टिल 2-3 दफ़ा तो करना पड़ता है। कोई ना कोई आप उठा लेते हैं, या आप सर से ऊपर कोई चीज़ रख रहे हैं, आप स्ट्रेच करते हैं, तो ये ऑकवर्ड मूवमेंट्स हम दिन में कई दफ़ा करते हैं, और अगर हमारी जॉब का हिस्सा है तो हम रोज़ करते हैं, तो ये मसला बना सकते हैं। इसलिए एहतियात जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मच बेटर। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, एक और जो है, इफ समबडी इज ओवरवेट, अगर उनका अपना ही वजन ज़्यादा है, तो वो मुझे यकीन है कि वो भी वर्टिब्रल कॉलम को और वीक करेगा, आपकी वर्टिब्रास को और वीक करेगा। बिल्कुल, ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर बैक एक के लिए बहुत बड़ा। ठीक है, कोई ना कोई, अब देखिए बैक एक तो सिम्टम है, वो वर्टिब्रल पे कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम होती है जिसका सिम्टम आपका बैक एक आता है। तो ऑलरेडी वेट ज़्यादा है, और उसमें जब आप पोस्चरल जो है बेहतियाती भी करें तो और भी वो जाहिर है कि जो है डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में लेडीज़ को बैक एक का जो है रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो हार्मोन्स रिलैक्सिंग की वजह से लैक्स हो जाती हैं लिगमेंट्स भी और मसल्स भी, तो दे हैव टू बी केयरफुल। और अगर आपने नोट किया हो, स्पेशली लेट प्रेगनेंसी में, चूँकि यूट्रस का वेट होता है तो पीछे होकर चलती हैं, तो वो दैट्स अ रिवर्स, स्लाउचिंग का रिवर्स होता है, उसको लॉर्डोसिस कहते हैं, कि पीछे की तरफ आपकी स्पाइन चली जाती है, जो नॉर्मल आपका कर्व है वो और एग्जैजरेट हो जाता है, तो उससे भी मसल्स, सो दैट इज आल्सो इंजूरियस फॉर फॉर द बैक ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंप्रेशन का उसमें डर रहता है, क्योंकि वो ओवर एग्जैजरेट कर रहा है आपकी कर्व को। तो प्रेगनेंसी में हम अमूमन ख़वातीन को ये एडवाइस करते हैं कि अगर कोई वजह नहीं है आपको रेस्ट करने की या एक्सरसाइज ना करने की, तो थोड़ी बहुत ज़रूर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज रखिए, बल्कि एम्बुलेंट रहिए टिल द very last moment, exactly, good for them। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी फिर एक्सरसाइजेस, अपने आप को जितना एक्टिविटी जितनी रहे वो अच्छा है। व्यूअर्स, विद दिस वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और इसके बाद हम दोबारा से आएंगे और डॉक्टर साहिबा से बैक एक की मैनेजमेंट और इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे थे अबाउट बैक एक, और इस सेगमेंट में हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ बैक एक। तो डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि बैक एक, तो लोअर बैक एक स्पेशली,
तो घर घर की प्रॉब्लम है, तकरीबन हर किसी को हो जाती है। तो आमतौर पे जब ये लोअर बैक की शिकायत होती है तो लोग हॉट पैक्स या कोल्ड पैक्स के साथ इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सही तरीका है या हाउ शुड दे प्रोसीड विद इट? देखिए, ये एक बैक एक जो है ये दो किस्म की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट हम उस बैक को कहते हैं जो 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के अंदर सेटल हो जाएगी, सेटल हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। जी जी। पेशेंट इसके लिए अपने लिए जैसे आप कह रहे हैं कोल्ड पैक्स भी कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, या इवन क्योंकि अक्रॉस द काउंटर अवेलेबल है पेन रिलीफ मेडिसिन तो वो भी ले लेते हैं, तो उससे वो ख़त्म हो जाती है। 6 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक जो होती है लिंगर करे, उसको हम सब एक्यूट में ले आते हैं, या कुछ लोग उसको क्रॉनिक भी कहते हैं। और 12 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो क्रॉनिक आती है। राइट। तो उसमें बेसिकली बिल्कुल घर में जो लोग ट्रीट करते हैं वो सही है। कोल्ड पैक से फ़र्क पड़ता है। कोल्ड पैक से ये फ़ायदा है कि जब इन्फ्लेमेशन हो उसको वो सेटल करता है। राइट। और हॉट पैक से ये होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ती है, तो जी, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स जो हैं वो दे आर वॉश्ड अवे, और न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो है वो उस एरिया में आती हैं, तो उससे वो हीलिंग जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए वो उससे फ़र्क पड़ता है लोगों को डेफिनेटली। तो अमूमन जो क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं लोग वो क्रॉनिक स्टेज में ज़्यादा करते हैं जी। अमूमन कोशिश पहली लोगों की यही होती है कि घर में ही ट्रीट कर लें। वो जो ठीक नहीं होते वो फिर आते हैं क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं जी बिल्कुल। लेकिन एक्यूट के फेज में भी आते हैं लोग, लेट्स से अबाउट 1/4 ऑफ द केसेस दे डू प्रेजेंट। तो असेसमेंट जो है डॉक्टर की वो इस चीज़ पे बेस होती है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट होती हैं असेसमेंट। एक तो डिटेल पेशेंट हिस्ट्री, जिसमें उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हम पूछ लेते हैं, जो जिससे बहुत कुछ पता चल जाता है। जाहिर बात है काफ़ी बता सकते हैं कि हाँ, कि किस तरह, क्योंकि ज़्यादातर ये देखिए कि मोर देन 90% ऑफ केसेस जो हैं वो मैकेनिकल कॉज या जिसे हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं वो होते हैं। सीरियस कॉजेज कम होते हैं, लेकिन सीरियस को हमने रूल आउट करना होता है, जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। ओके। तो ये हमारे सुनने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ केसेस में बैक एक जो है वो आपको फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो सीख करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले अगर आपकी बैक एक दोनों लेग्स में जा रही है और सैडल एरिया जिसको कहते हैं बटक्स का एरिया और थाइस के एरिया में नमनेस है, जी जी, और आप यूरिन करते हुए और बाउल मूवमेंट में तकलीफ महसूस कर रहे हैं या कंट्रोल आपका लूज हो रहा है, तो उस सूरत में फ़ौरन आप जाइए, क्योंकि ये इमरजेंसी हो सकती है। राइट। दूसरा हम जैसे करते हैं और जो मैं एडवाइस भी करूँगी कि अगर आपको बुखार हो रहा है, फीवर, तब भी ज़रूर जाइए, इसको फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि फीवर इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शंस में हो जाता है, बिल्कुल सही। बैक एक भी होती है, ख़वातीन में गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हो जाती है इन्फेक्शंस में, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। यानी ये वो बैक एक्स हैं जिनका साइन आपको सिर्फ बैक एक ही लगेगा, बट द पॉजिटिव फीचर इज समथिंग डिफरेंट। नहीं, उसमें साथ मैं एडिशन जो आपको सिम्टम्स बताई अगर ये मौजूद हैं जी जी, तो फिर आप वेट मत कीजिए और सेल्फ ट्रीटमेंट की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये आपको फौरी। और हम भी जब डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो डॉक्टर भी आपकी फुल असेसमेंट में सबसे पहले ये रेड फ्लैग्स जो हैं इनको रूल आउट करते हैं। राइट। इसके अलावा कुछ मैलिग्नेंसीज में बैक एक होती है, और उसका साइन तक ये होता है कि रात को सोते में एकदम अचानक पेन होती है और लोग सोते से जाग जाते हैं मरीज़, और साथ में कभी कभी वेट लॉस भी होता है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है। उस सूरत में भी इंतज़ार मत कीजिए और प्लीज़ सीक मेडिकल हेल्प। इसके अलावा अगर 20 इयर्स से यंगर हैं, उसमें बैक एक है, तो फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। या अगर ट्रॉमा और इंजरी हुआ है, उसके बाद आपको पेन फील हुई है किसी किस्म के ट्रॉमा की वजह से, तो उसको भी फ़ौरन एडवाइस लेना ज़रूरी है, ताकि फ्रैक्चर रूल आउट हो सके, क्योंकि अमूमन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, स्पेशली 50 एंड अबव में लेडीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो जाते हैं। अगर स्टीरॉइड्स ले रहे हैं लोग लॉन्ग टर्म, उसमें भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो ये एहतियात करनी चाहिए। अगर इंजरी आपको हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई एंड मैनेज इट एट होम, फ़ौरन आप एडवाइस लीजिए। अगर कुछ नहीं है लेकिन रूल आउट करना ज़रूरी है। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंजरी हुई है या कुछ हुआ, तो आई थिंक दिस इज़ रूल ऑफ द थंब होना चाहिए कि आप अपने मुआलिज से जाके दिखाएं, एक्सरेज और सारा आपका होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अमूमन ये होता है जैसे लोग घर में स्लिप हो जाते हैं, जी जी, तो वो अमूमन उस वक्त पेन नहीं होती है, कुछ देर बाद हो जाती है, जी जी, लेकिन पेन रहती है, लेकिन वो
चूंकि रिलेटेड उससे होती है, अगर आपका एक्सीडेंट स्लिप हुए हैं, आप वही मैं कहेंगे ट्रॉमा या इंजरी है, तो उस सूरत में प्लीज़ फ़ौरन दिखाना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और अगेन जब मैंने कहा कि अगर 6 वीक से ज़्यादा हो गए हैं और आपको आराम नहीं आ रहा, पेन आपकी वैसी है या वर्स हो गई है, तब भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ठीक। तो असेसमेंट में एक तो हम हिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम करते हैं ताकि ये पता चले कि कोई नर्व तो नहीं प्रेस हो रही, क्योंकि नर्व जब प्रेस होती हैं तो उसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस आते हैं। अमूमन चूँकि लोअर बैक इन्वॉल्व ज़्यादा होती है तो लेग्स में पेन होती है उस एरिया में जिस एरिया को नर्व सप्लाई करती है, टिंगलिंग सेंसेशंस लोग बताते हैं, नंबिंग, वीकनेस, तो ये चीज़ें हम करते हैं। इसके अलावा एक और असेसमेंट होती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वो बहुत ज़रूरी होती है लो बैक एक के पेशेंट्स में, क्योंकि उसको हम येलो फ्लैग्स कहते हैं, क्योंकि उससे मैनेजमेंट में फिर आपको गाइडेंस मिलती है और ये भी हमें पता चलता है कि कौन से पेशेंट प्रोन है ज़्यादा क्रॉनिक की तरफ जाने में। तो हम ये असेस करते हैं कि पेशेंट कितना डिस्ट्रेस में है पेन की वजह से। कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बैक एक की वजह से, क्योंकि बैक एक बहुत एक डिबिलिटेटिंग कंडीशन है, आपको पता है इससे पूरी लाइफ इफेक्ट होती है, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, सोशल लाइफ, सब। तो उनका ये ख्याल होता है कि हमें कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी होगी, तो रिएश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम असेस करते हैं पहले उसको। दूसरा, उनका ख्याल ये होता है कि क्योंकि ख़तरनाक है तो वो बिल्कुल काम करना, हिलना जुलना छोड़ देते हैं, दोबारा वापस जॉब पे जाने को उनका कोई उनको आप कन्विंस करना पड़ता है उन्हें। और अमूमन ये लोग स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, जो स्ट्रेस खुद से एक बैक एक का कॉज है, आपको पता है, उसमें मसल स्पैज़म में चले जाते हैं, तो स्ट्रेस तो स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट से ये फ़ायदा हो जाता है डॉक्टर को कि वो मैनेजमेंट के वक्त उनको ये गाइडेंस मिल जाती है कि आया उसकी साइकोलॉजिस्ट को आप प्रेफर करें या एंटी डिप्रेसेंट्स उसमें ऐड की जा सकती हैं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट। राइट। टू क्योर अगर आपको कोई बैक एक का तो इसमें तकरीबन इसी 3 चीज़ों के करने से अगर आपने डिटेल में कर ली है तो आपको एक जो अंडरलाइंग सीरियस डिजीज़ कोई नहीं है पता चल जाएगा। जैसे मैंने जिन रेड फ्लैग्स का जिक्र किया, जी, उन कंडीशन में अगर वो आपको हमें लगता है तो फिर ज़्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रॉपर स्पेशलिस्ट को रेफ़र करते हैं ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन फिर वही है कि 90% केसेस में आपको फर्दर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लिनिकल असेसमेंट में ही हो जाता है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है। और यहाँ पे कुछ पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि हमारे एक्सरेज या रेडियोलॉजिकल जी वो तो फिर उनको होता है कि तसल्ली नहीं हो रही होती है, ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सो डॉक्टर साहब ये जब हम देखते हैं कि अगर तो ये रेड फ्लैग्स वाली सिम्टम्स या वो चीज़ें नहीं हैं, तो आई थिंक एक्सरसाइज जैसे योगा के अंदर या डिफरेंट एक्सरसाइजेस के अंदर बैक एक का बहुत अच्छा इलाज भी है। तो ओनली थिंग इज़ कि इंसान को अपनी एक रूटीन बनानी चाहिए टू डू दोज एक्सरसाइजेस, ताकि आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और वो जो अगर डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से बैक है तो बैक एक हो रही है, तो मसल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक ओवर द डीजेनरेटिव चेंजेस। डिजेनरेटिव चेंजेस तो ज़रा ओल्ड एज में होती हैं 60 के बाद, लेकिन नॉन स्पेसिफिक जो बैक एक है जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड है वो अंडर 60 में ज़्यादा है, और आप 30 to 60 जैसे मैंने कहा कि एज ग्रुप है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम यही और डॉक्टर्स जो हैं वो यही एडवाइस करते हैं। बेड रेस्ट पहले दिन में भी जब पेन ज़्यादा है उस दिन कर लीजिए, लेकिन बेड रेस्ट इज़ एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। और दूसरा आप ये देखिए ना कि बेड रेस्ट पे अगर कोई पेशेंट होगा तो उसका मेंटली भी वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक्टिविटी हम कहते हैं कि जितनी आपकी पेन अलाउ करती है उतनी कीजिए शुरू में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अगर थोड़ा बहुत लिंगर भी कर रही है तो वी एनकरेज देम टू गो बैक एज अर्ली एज पॉसिबल टू वर्क। राइट, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वर्क पे जब वो जाते हैं तो दे फील बेटर, और डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द पेन। बिल्कुल सही, माइंड ओवर बॉडी की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो माइंड ओवर बॉडी की बात होती है। तो रीअश्योरेंस इसमें बहुत ज़रूरी है पेशेंट को, उसकी पेशेंट एजुकेशन हम करते हैं, अगर पोस्चरल कोई मसले हैं तो उसके बारे में बताते हैं, हमारे पास डॉक्टर्स के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो उनको देते हैं। तो उनको ये बताना, क्योंकि पेन बहुत सिवियर होती है कई दफ़ा, लेकिन सिवियरिटी इज़ नॉट नेसेसरली measure of the seriousness of the condition, ये याद रखिए। So this is a very important thing, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि severity is not actually the measure of this the seriousness of this disease. Exactly, condition, exactly। तो वो जब आप कहते हैं उनसे बता देते हैं हम, या डॉक्टर उनसे कहें कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये ठीक हो जाएगी, तो वो
रिश्योरेंस बहुत ज़रूरी है उसमें। ओके। तो एक्टिविटी और हॉट एंड कोल्ड पैक्स जैसे आपने कहा, तो जनरली हम एडवाइस ये करते हैं कि एक्टिविटी शुरू करने से पहले या काम पे जाने से पहले, अगर सारा दिन आपने बैठना है या लिफ्टिंग भी करनी है, हॉट पैक्स ले लीजिए ताकि आपके मसल फ्लेक्सिबल हो जाएं, ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, और वापस आके उन पे कोल्ड पैक्स रखिए ताकि थोड़ी बहुत अगर इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो सेटल हो जाए। तो मोर देन 80% जो हैं वो 1 to 4 वीक्स में, 6 वीक्स में ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। विद दिस वी आर गोइंग टू कम टू अ शॉर्ट ब्रेक व्यूअर्स, और प्लीज़ स्टे ट्यून बिकॉज इसके बाद मैं डॉक्टर साहिबा से बात करूंगी कि जो आजकल हमारे बच्चे और हम सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर, और क्या इज़ इट गुड कि जिस तरीके से हमारे बच्चे हर वक्त 24 घंटे टेलीफोन के ऊपर गेम्स खेल रहे होते हैं, आईपैड के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, तो वो उनके ऊपर नेगेटिव असरात उसके क्या होते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम में हम जैसे बात कर रहे हैं बैक एक की, उसकी कॉजेज़ की और उसके इलाज की हमने पिछले सेगमेंट्स में बात की। तो डॉक्टर साहब से मैं कुछ बैक एक के बारे में ज़रा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे इस सेगमेंट में, और साथ साथ जो स्मार्टफोन्स का हमारी ज़िंदगी के असर है उसकी भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम जब बात कर रहे थे अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ बैक एक, तो हमने हॉट एंड कोल्ड पैक्स के बारे में बात की, जबकि आजकल के दौर के अंदर ऑक्यूपंचर, फिजियोथेरेपी, मसाज, क्रायोप्रैक्टर्स और ये इतने सारे, और योगा ऑफ ऑल द थिंग, आई थिंक योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ट्रीटमेंट्स और इनका वे ऑफ ट्रीटिंग बैक एक भी है। तो इसके बारे में प्लीज़ आप कुछ बताएंगी? जी बिल्कुल, ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। और ये अमूमन क्रॉनिक बैक एक्स में जब आता है पेशेंट हमारे पास दोबारा रीअसेस करते हैं, तो इनको फिर हम इनके बारे में भी बता सकते हैं। खुद भी पेशेंट चले जाते हैं इनके पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी किस्म की ये टीम होती है। और आजकल तो बैक एक, आप ठीक कह रही हैं कि ये लोग भी इधर से भी ट्रीट होता है, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। तो किसी को जिस चीज़ से फ़र्क पड़ जाता है, कुछ लोग फिजियोथेरेपी से सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोग स्विमिंग से बहुत फर्क पड़ता है, जिसको हम एक्वाथेरेपी कहते हैं। जी, स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर बैक थेरेपी। एक्वाथेरेपी बाकायदा होती है, उससे फर्क पड़ जाता है। शायरोप्रैक्टिस के पास जाते हैं जो स्पाइनल मैनिपुलेशन करते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो दे ट्राई डिफरेंट मोडालिटीज़ जिससे फ़र्क पड़ जाए। योगा से भी लोगों को फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन इसमें यह है कि ट्रेंड और एक्सपर्ट लोगों के पास जाइए। और स्पेशली मैं एडवाइस ये करूँगी जिनको बैक एक के साथ काम करने की का एक्सपीरियंस हो। So that's very important. ये हम देते हैं। और इसमें इसका एक फ़ायदा और ये होता है कि नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट्स हैं ये। तो बहुत से लोग क्रॉनिक जब होती है डिजीज़, तो बहुत लंबे अर्से तक दवा खाना अवल तो एडवाइजेबल भी नहीं है। जी बिल्कुल। और खाना चाहते भी नहीं है। जी बिल्कुल। दवाइयों का फार्मास्यूटिकल ऑप्शंस भी हैं जो अगर ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं काम करती तो हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन एज यू नो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी पेन किलर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द स्टमक वॉल, और इसीलिए लोग तंग आ जाते हैं पेन किलर्स खा के। तो देन दे गो फॉर द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। डॉक्टर साहब, ये तो आप इसके बारे में ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं। अब ये जो हमारे आजकल की पौधे है, हमारी न्यू जनरेशन, क्या बल्कि मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन को भी आजकल एक मर्ज लाक हुआ है, और उस मर्ज का नाम है स्मार्टफोन। तो देखा ये क्या है कि बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही उनके कुछ अरसे के बाद उनके हाथों में छोटी छोटी गेम्स आ जाती हैं, और या तो उनके हाथ में आईपैड आ जाता है, और उसी के साथ वो अपने आप को इतने बिज़ी हो जाते हैं कि जब तक वो स्टूडेंट लाइफ में जाते हैं, स्मार्टफोन उनकी मेन एक्टिविटी का जो एक मेरा ख्याल है हिस्सा है, वो स्मार्टफोन हो जाती है। जबकि ये भी आप देखें कि जब दिस इज़ ऑल्सो नोन के जो इंसान का हेड का वेट है, दैट एट 0 डिग्री इट्स अबाउट 10 kg, और 60 डिग्री के ऊपर वो 60 kg हो जाता है। जबकि हम अगर स्मार्टफोन करें तो 60 kg इज़ समथिंग लाइक, पता भी नहीं चलेगा, और आपका सर थोड़ा सा झुका हुआ होगा, वो 60 kg पे आ जाएगा। तो आई एम श्योर डॉक्टर साहब इसका भी हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है उसके ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट होता होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले स्मार्टफोन देखते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पिक्चर ली जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फी ली जा रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे की सेल्फी ली जा रही होती है। एग्जैक्टली।
तो शायद सबसे ज़्यादा वो वही देखते हैं। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब हमारी गर्दन सीधी होती है, स्ट्रेट होती है 0 डिग्री पे, तो 10 to 12 kg होता है, और वो विद एवरी डिग्री ऑफ टिल्ट वेट हेड का बढ़ता जाता है। नाज़रीन प्लीज़ ये नोट कीजिएगा दैट विद एवरी डिग्री ऑफ टिल्ट आपका जो हेड का वेट है वो बढ़ता जाता है, और बाय द टाइम इट इज़ 60 डिग्री का आपका बेंड होगा, तो आपका जो नॉर्मल 0 डिग्री पे आपका हेड का वेट अगर 10 kg है तो देन इट विल गो टू 60 kg। एग्जैक्टली, राइट। तो और ये इट्स अ वेरी कॉमन साइट नाउ डेज। आप सड़कों पे कहीं भी जाएंगे आपको लगता है, घरों में भी बच्चे बैठते हैं। तो इसका कुछ रिसर्चेज हुई हैं जिसमें कि है सर्वाइकल का तो इतना नहीं पता चलता क्योंकि यंगस्टर्स में ज़्यादा है, टीनेजर्स ज़्यादा हैं, तो उनकी मसल्स तो सपल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स हैं इसके। आप देखिए ना, आपकी विंड पाइप है यहाँ पे गर्दन में, तो उसमें जब आप किंक ले आएंगे तो लिवर जो लंग फंक्शन टेस्ट हैं वो अफेक्ट होते हैं, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है उस पोजीशन में। तो उस पोजीशन में जब ज़्यादा अरसा रहेंगे, अभी ये तो जब रिसर्च होगी और इनको हॉर्ट्स पे मज़ीद रिसर्च होगी तो पता चलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे जब ये वाली जनरेशन 40-50 ईयर्स की एज को पहुँचेंगी। लेकिन जो नज़र आ रहा है और जो फैक्ट्स हैं उनसे तो यही लग रहा है कि इसको डॉक्टर साहब अभी आप बात करी थी, क्योंकि हम लोग पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम पे डॉक्टर हारून नबी आए हुए थे, ही इज़ प्रोफेसर इन डर्माटोलॉजी। तो उनसे हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ये क्या वजह है कि आजकल हर किसी की डबल चिन बन रही है, बच्चे हैं, यूथ है, बड़े हैं, एवरीबडी इज कंप्लेनिंग ऑफ डबल चिन। इसके लिए तो एक टर्म भी कॉइन हो गई है ना, स्मार्टफोन स्लम्प जी इसको कहते हैं। तो इसमें यह है कि इसका फ़िलहाल तो एडवाइजेबल ये है कि स्मार्टफोन फ्री टाइम जो है वो होना चाहिए, कि कुछ घंटे बगैर स्मार्टफोन के गुजारे जाएं। अगर नहीं यूज़ कर रहे उस वक्त थोड़ी वॉक कर लें, बैठे ना रहें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, और पड़ता भी है। क्योंकि ये सिर्फ नेक के मसल्स या लिगामेंट्स पे नहीं है, क्योंकि वो सब अटैच्ड है स्पाइन, आपको पता है, तो ये बैक पूरी पे इफेक्ट आता है इसका। और स्पेशली जब चलते हुए करते हैं तो आपका जो वेट है वो स्मॉल ऑफ द बैक ही लेती है, लोअर बैक ही लेती है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि आपका जो लंग कैपेसिटी है उस पर इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि आपकी जो विंड पाइप है उसमें आ जाता है, बेंड आ जाता है ज़रा, तो उसकी वजह से आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो भी इफ़ेक्ट होती है। सो डेफिनेटली डॉक्टर साहब, आई एम श्योर एज रिसर्च विल टेक इट्स प्लेस, ये जो लोग बच्चों में बड़े होते हुए बहुत जल्द आजकल लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस भी बढ़ रहे होते हैं, और प्रॉबली बिकॉज वही हम जहाँ पे वेट की बात करेंगे, तो अगर हाइपोथेटिकली अगर ये सोचा जाए तो एक चीज़ जो आपको, अगर आप स्ट्रेट और 0 डिग्री पे हों तो उसका वेट सिर्फ 10 kg है, और जो ही आप उसको 60 kg का बैंड देते हैं तो 60 kg यानी उसका वज़न कितना बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली आपकी वर्टिब्रास के ऊपर भी उसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट होता होगा। बिल्कुल, आप देखिए ना, वो आपका जो है वेयर एंड टेयर अर्ली स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, तो विच इज़ नॉट गुड, और ये इट इज़ वन ऑफ द जैसे कहते हैं डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। साइकोलॉजिकल और सोशल इफेक्ट्स तो आपको मालूम ही होगा, वो तो अपनी जगह है। हम प्रोग्राम करें मेरे ख्याल है वो तो एक अलग कम ही हो जाएगा, टाइम ही बहुत कम हो, क्योंकि स्मार्टफोन्स के जितने आजकल नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सोशली भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकली एंड सोशली। हाँ, लेकिन वो देखिए यूज़ की वजह से हैं। अगर उसका यूज़ लिमिटेड रखा जाए और उनमें कुछ थोड़ा आप फैमिली टाइम रखें, उसमें एक्टिविटी टाइम रखें बच्चों के लिए, स्पेशली यंग जनरेशन, और हम खुद भी उस पर करें, कंट्रोल रखें, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। क्योंकि उसमें कोई आर सो राइट, बट इट इज़ लाइक समथिंग जो कि अब जैसे हम सब के खूनों में रच बच गया है स्मार्टफोन और हमारे जो बच्चा बाद में पैदा होता है पहले उसके लिए आईपैड, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स की तरह की चीज़ें जो है हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। समराइज मैं ऐसा कहूँगी कि अगर फॉर हेल्दी बैक, लो बैक एक से आपने डील करना है तो एक तो एक्टिव लाइफ रखिए, न्यूट्रिशन अच्छी रखिए, स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस के साथ कोप करना ज़रूरी है, और दूसरा प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि जब मसल्स फटीग में होंगे तो उनके अगेन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब वेट तो आप भूल गई, वेट तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, डाइट अपने कंट्रोल करेंगे तो वेट कंट्रोल करेंगे। तो नाजरीन, जैसे आज हमारा जो प्रोग्राम था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट बैक एक, लोअर बैक एक। डॉक्टर साहब ने डिफरेंट हमें रिस्क फैक्टर्स इसके बताए, कॉजेज़ बताए, मैनेजमेंट्स बताई, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट, बहुत से और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के साथ हमारी बैक के ऊपर, हमारी वर्टिब्रल कॉलम पे भी उसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। सो लेट्स समराइज द प्रोग्राम, और वो इस तरह से ही है कि जनाब, इफ़ यू वांट अ गुड हेल्दी लाइफ,
आपको अपना लाइफस्टाइल जिसमें आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, लाइफ यू शुड ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री, बिकॉज जब आपकी स्ट्रेस होती है आपकी बॉडी के सारे मसल्स टेंस हो जाते हैं, तो बैक के मसल्स, बॉडी के मसल्स सारे टेंस होंगे तो बैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल ज़रूर बनाएं। अगर आप ओवरवेट हैं तो प्लीज़ डू ट्राई टू डू एक्सरसाइज एंड ट्राई टू रिड्यूस वेट, ताकि आपकी बैक के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और आपकी जो डीजनरेटिव कॉजेज़ ऑफ वन ऑफ द मेन कॉजेज़ ऑफ लोअर बैक एक है, वो भी ना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी नॉलेज दी रिगार्डिंग लोअर बैक एक। तो विद दिस वी कंक्लूड आवर प्रोग्राम। खुदा हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।